कि किस तरह से ये सीमा तोमर हैं, प्रकाशो तोमर जी की बेटी हैं, इनको मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी सम्मानित कर रहे हैं। इनके घर में आकर के ऐसा लगता है कि हम ऐसे मेडल्स की खान में आ गए हैं, मेडल्स के जखीरे में आ गए हैं। वाकई में ऐसा परिवार बेहद बिरला है और ऐसा परिवार शायद ही हिंदुस्तान में कहीं और देखने को मिले, जहां का पूरा परिवार, पूरा का पूरा गांव एक तरह से सिर्फ और सिर्फ शूटिंग के लिए जिंदगी का हर लम्हा वो जी रहा है। इन मेडल्स को जब ये देखती होंगी, रोज सुबह यहां पर आती हैं प्रकाशो तोमर जी, चंद्रो तोमर जी, और इन मेडल्स को देख करके गौरवान्वित महसूस करती हैं कि हाँ, उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ किया है और अपनी जिंदगी में ये कामयाबी की उड़ान भरी है। यकीनन ये हिंदुस्तान का बिरला परिवार है, ये देश का इकलौता परिवार है जहां पर इतनी जुनून और जज्बे वाली दादियां रहती हैं। अपनी जमी अपना आकाश पैदा कर, अपने कर्मों से नया इतिहास पैदा कर, मांगने से मंजिल नहीं मिलती है दोस्त, अपने हर कदम पे नया विश्वास पैदा कर। चंद्रो तोमर और प्रकाशो तोमर की इस लगन, निष्ठा, आत्मविश्वास, जोश, जज्बे और जुनून को हमारा सलाम। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, ईटीवी न्यूज, जोहड़गांव, बागपत। ये शूटर दादियों की उपलब्धि कितनी बड़ी है, कितना मायने रखती है और आने वाली जनरेशंस को किस हद तक प्रभावित करेगी, इंस्पायर करेगी, ये सब पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त नीतू जी हैं, एससीआई की कोच हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कोच हैं। नीतू जी, स्वागत है आपका ईटीवी में। जी जी, थैंक यू। ये जो बागपत की कहानी हम दर्शकों को बता रहे हैं, इस पर सबसे पहले आपके मन में क्या आता है इस बात को जानकर? देखिए, सबसे पहले तो मेरे मन में फख्र होता है कि मैं जोहड़ी गांव की रहने वाली हूं और उस शूटिंग रेंज से ताल्लुक रखती हूं जहां का नाम आज विदेशों में है दादियों की वजह से। तो मुझे बहुत खुशी होती है उसके लिए। ये कितना इंस्पायर कर सकता है, ये आने वाली जनरेशंस को, आसपास के लोगों को, जो यंगस्टर्स शूटिंग में दिलचस्पी रखते हैं, उनको किस हद तक और कितना इंस्पायर करेगा नीतू जी? देखिए, मैं तो ये कहूंगी कि अगर कोई थोड़ा सा भी दिमाग रखता है और इस चीज को देखता और सोचता है तो वो उनको पूरा 100% इंस्पायर करेगा, क्योंकि इस उम्र में दादियां इतना अच्छा कर रही है तो वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। और आसपास के लिए, बागपत जिले की लड़कियों के लिए खास तौर से मैं कहूंगी कि उनका बहुत फर्क पड़ा है उस चीज पर कि पेरेंट्स अपने बच्चों को भेज देते हैं, बिल्कुल कोई टेंशन उनको नहीं होती, क्योंकि दादियां वहाँ पे मौजूद होती है और उनकी मौजूदगी ही पेरेंट्स को सबसे बड़ी तसल्ली देती है और लड़कियों को आगे बढ़ने में मदद करती है। आपका अनुभव कैसा रहा नीतू जी, ये दर्शकों को बताएं। मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि एक्चुअली मैंने जो शूटिंग शुरू की थी, दादियां ने मेरे साथ ही शूटिंग शुरू की थी। 1998 में जोड़ी में जो डॉक्टर राजपाल सिंह ने शूटिंग रेंज बनाई थी, तो मैंने तभी से वहाँ पे शूटिंग शुरू की थी और आज मैं वहाँ पे साई की कोच हूँ, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मैं वहाँ पे शूटिंग कोच हूँ। तो दादी और हम लोग साथ ही जाते थे, जब भी कहीं कंपटीशन होता था, जहाँ भी होता था, तो हम दादियों के साथ जाते थे। दादियाँ जाती तो थी मैच करने और हम भी मैच करने जाते थे, लेकिन हमारे पेरेंट्स को ये तसल्ली रहती थी कि दादियाँ साथ हैं, एज ए गार्जियन वो हमारे साथ होती थी, तो बिल्कुल फ्री माइंड पेरेंट्स भेज देते थे। तो सबसे पहले तो उनका सहयोग हमें भी रहा है, हम आगे बढ़ने में हमारे दादियों का सहयोग रहा है। और आगे अभी भी जो लड़कियां वहाँ पे आती हैं, 40-50 लड़कियां इस टाइम जोड़ी में शूटिंग कर रही हैं, तो दादियां वहाँ की आके बैठती है तो उनकी मौजूदगी ही उन लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। और जो लोग देखते हैं, दादियों को सुनते हैं, उनके लिए भी जब दादी 70-80 साल की उम्र में इतना अच्छा कर सकती है तो लड़कियां क्यों नहीं कर सकती? बिल्कुल सही कहा आपने। 70-80 साल की उम्र में थोड़ा आश्चर्य भी होता है नीतू जी, क्योंकि शूटिंग के लिए बहुत ही फोकस की जरूरत है, बहुत मेंटल फिजिकल बैलेंस की जरूरत होती है शूटर बनने के लिए। तो इस उम्र में भी कैसे ये लोग कर पा रही है, एक किस्म का अचरज है ये। देखिए, अचरज तो होता है, मीन्स आप ये देखिए गांव देहात के एरिया से, और दादियां अनपढ़ हैं और उसके बावजूद गांव में रहते हुए उन्होंने ये सोचा और किया। सबसे बड़ा एक तरह से जज्बा है उनका और उनकी मेहनत और लगन है कि उन्होंने इस उम्र में ये सोचा और सोचा ही नहीं किया। सोचते तो लोग बहुत कुछ हैं लेकिन करते नहीं है। जी जी। और उन्होंने गांव में रहते हुए किया और आज भी उस चीज से जुड़ी हुई है। हमारी चंद्रो दादी जो है वो इस चीज पार कर चुकी है और प्रकाशो तोमर भी 75 की हो चुकी है, लेकिन आज भी वो शूटिंग से जुड़ी है, कोचिंग देती है, रेंज पर आती है और हर फंक्शन में, हर कॉम्पिटिशन में वो सबसे पहले होती है। इस उम्र में भी उनको कोई मीन्स रोक नहीं सकता और मुझे लगता है कि उनको कोई रोक ही नहीं सकता। नीतू जी, बिल्कुल अभी तक तो नहीं रुकी है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन 90s में जब आपने इनके साथ प्रैक्टिस करनी शुरू की, उस वक्त तो माहौल और कंजर्वेटिव रहा होगा और ऑर्थोडॉक्स और रूढ़िवादी स्थितियां रही होंगी वहां पर। तो कैसे ये सब कुछ शुरू हुआ, जरा वो रिकॉल करिए और वो दर्शकों को बताइए।
जी, मैं बताना चाहूंगी 1998 में जब हम शूटिंग करने आते तो दादियां भी आती थी अपनी पोतियों को लेके, और दादी शुरू में पोतियों के साथ आती थी। चंद्रो दादी ने आना शुरू किया अपनी पोती को लेके, तो वो ऐसे ही पीछे बैठी रहती थी। हम सारी लड़कियां शूटिंग करते थे, तो ऐसे ही एक दिन हम सब बच्चों ने कहा, डॉक्टर राजपाल सिंह जो कि प्रेसिडेंट है राइफल एसोसिएशन जोड़ी के, जिन्होंने उस रेंज को बनाया है और जिनकी बदौलत हम सब आज यहाँ पहुंचे, दादियां भी उन्हीं की वजह से आज यहाँ पहुंची हैं, तो वो भी बैठे हुए थे। जब दादी रोज आती थी तो उन्होंने ऐसे ही बोल दिया कि दादी चलो आप भी चला के दिखाओ एक शॉट। तो चंद्रो दादी का हौसला देखिए, उन्होंने कहते ही तुरंत फायर किया, और आप ये देखिए कि उनका पहला शॉट तुरंत टारगेट में आया, जबकि ऐसा होता नहीं है। जी। आप पहला सीधा चलाएंगे, फर्स्ट टाइम उठाएंगे और आपका टारगेट में ब्लैक में आ रहा है, जो कि 7 या 8 रिंग में आया। तो फिर सबने उनको हौसला बढ़ाया, डॉक्टर राजपाल सिंह ने दादी को हौसला बढ़ाया कि आप करिए करिए। उनका मन था, दादियों का मन था, और उन्होंने शुरू किया। और वो बात थी कि उनके घर में उन्होंने कहा कि घर में पता चलेगा कोई क्या बोलेगा, गांव में क्या पता, और उस टाइम शूटिंग को इतना लोग जानते भी नहीं थे 1998 में। बिल्कुल। अभी तो कि उस टाइम शूटिंग को अगर जानते तो सिर्फ फिल्मों वाली शूटिंग के नाम से जानते थे। नीतू जी, आपकी ये जो आपने ये बात बताई है, ये कहने के लिए, ये एक्सप्लेन करने के लिए, व्याख्या करने के लिए बहुत है कि कैसे ये सब कुछ शुरू हुआ होगा और कैसे आज इस मकाम तक पहुंचा है। बहुत धन्यवाद नीतू जी हमसे बात करने के लिए और अपने रियल लाइफ जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो अनुभव हैं, वो दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। पचहत्तर और 80 साल की शूटर दादियों ने कैसे शूटिंग शुरू की, कैसे ये कहानी शुरू की, ये अभी हमने आपको दिखाया भी, बताया भी और नीतू जी ने एक्सप्लेन भी किया। ये स्पेशल स्टोरी इस छोटे से ब्रेक के बाद भी जारी है। Grandma, she's cool and she tells me I'm her favorite. She does yoga and tai chi. She makes the best brownie. My grandma, my grandma. सबने पकड़ी साथ में फॉग, खुशबू खुशबू पूरा ब्लॉक। दीदी गुड़िया दादी विक्की कर रहे हैं टॉक। इस नूडल में क्या है क्या है, इस नूडल में क्या है। पेश है पतंजलि आटा नूडल्स। इसमें है असली आटा फाइबर और वेजिटेबल्स के गुण। झटपट बनाओ, बेफिक्र खाओ। पतंजलि आटा नूडल्स। रिवाइटल एज के साथ पाइए मौका 25 ग्राम गोल्ड या सिल्वर कॉइन्स जीतने का। रिवाइटल एज स्पेशल एनिवर्सरी पैक खरीदिए और यूनिक नंबर को 090049990049 पर SMS कीजिए। हम रुदाड़ी हैं और रोना हमारा पेशा है, पर इस नई पीढ़ी से तो रोया भी नहीं जाता। अम्मा, ये सब इसकी गलती है। मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश। कहाँ चले भाई? किराए का घर देखने। हम तो लड़के देखने जाते हैं। चल आजा। थैंक यू। पिछला फ्लैट अच्छा नहीं था? अच्छा था पर रेंट बदल गया। ओ तेरी। और उससे पहले वाला? रेंट अच्छा था पर मकान मालिक बदल गया। ओ तेरी। और तू कब बदलेगा? मतलब? ओ तेरी। इससे पहले कि ये भी बदल जाए, खुद का घर ले लो, टिक जा। मतलब? जैसे ये ईगल लोगो वाले टीवीएस टायर्स, बुरा वक्त हो या सही, अच्छी सड़क हो या नहीं, टिके रहते हैं। समझा? हाँ। मुफ्त का ज्ञान मिला ना? चला अब आशीर्वाद ले ले। हाँ। मेरा नहीं, टीवीएस टायर्स का। याद रखना, घर हो तो टीवीएस टायर जैसा, टोटली टिकाऊ। सुनो, गाड़ी की चाबी तो ले लो। आज नो चाबी। आज से मेरा कारपूल स्टार्ट हो रहा है। सॉरी यार, लेट हो गया। सुनो। हाँ। थैंक यू। थैंक यू। क्यों? मेरी डायमंड रिंग के लिए। डायमंड रिंग? अब तुम कारपूल कर रहे हो, इसका मतलब हर साल हम फ्यूल बिल पे 50,000 तक तो बचा ही लेंगे। अब इतने में तो डायमंड रिंग आ ही जाएगी। आखिर बात तो एक ही है ना। कारपूल करें और सालाना 50,000 रूपए तक बचाएं। ब्रॉट टू यू बाय PCRA इन पब्लिक इंटरेस्ट। ना मुस्कुराने के सभी कारणों का अंत। श्री श्री आयुर्वेदा का नया टूथपेस्ट सुदंत। श्री श्री आयुर्वेदा के उत्कृष्ट उत्पादों से अपने परिवार को स्वस्थ बनाएं। राजेश मसाला। स्वाद बढ़ाए, राजेश पापड़ सबको दीवाना अपना बनाए। राजेश गुलाब जामुन सबके ही मन को भाए। मेरा भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। केश किंग रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल्स। इस कारखाने को तो बढ़ाना ही है, पर पैसे। दिल में है एक सपना, मिल जाए एक लोन। मिल सकता। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अपने कारोबार का प्रस्ताव लाओ और उचित ब्याज पर लोन पाओ और आसान किश्तों में चुकाओ। दिल में है एक सपना।
अधिक जानकारी के लिए नजदीकी बैंक शाखा जाएं। सुनिए, फ्रेश करना था आपको। क्या? चैनी चैनी से, और अपनी बॉडी को तो गार्ड कीजिए। चैनी चैनी खाइए, छींटे मत फैलाइए, खुशियां फैलाइए। चैनी चैनी माउथ फ्रेश है। ग्रीन ड्रॉप्स खिलाइए, खुशियां फैलाइए। यार पता नहीं घोड़े को क्या हो गया। देखो घोड़े की नाल पे जंग की नो एंट्री, क्योंकि ये घर बना है श्री जंग रोधक सीमेंट से, जिसमें जंग की नो एंट्री। My grandma, she's cool and she tells me I'm her favorite. She does yoga and tai chi. She makes the best brownie. My grandma. आप देख रहे हैं करिश्माई दादियों की हमारी स्पेशल स्टोरी। करिश्माई दादियों की ये रियल स्टोरी गांव के युवाओं को भी प्रेरित करती है। यहां के युवा इन दादियों को अपना आदर्श मानते हैं और उनको इस बात का गर्व है कि ये शूटर दादियां इनके गांव की हैं। गांव के युवा इन दादियों के हिम्मत और हौसले को सलाम करते हैं। बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी को महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है, लेकिन आज की प्रेरणा स्रोत बागपत के जौहड़ी गांव की दो दादियां हैं, चंद्रा तोमर जी और प्रकाशो तोमर जी। इन पर न सिर्फ पूरा गांव नाज करता है, बल्कि पूरा देश नाज कर रहा है। जौहड़ी गांव के कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि वो कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं इन दादियों को लेकर। आप क्या कहेंगे कि जिस तरह से दादियां नाम रोशन कर रही हैं, देश का नाम रोशन कर रही हैं, कितनी खुशी मिलती है कि आप ऐसे गांव के निवासी हैं जहां की दादियां जब इतनी मजबूत हो सकती हैं, इतना आगे बढ़ सकती हैं, तो आप युवा हैं, आप जिस क्षेत्र में भी आगे जाएंगे उस क्षेत्र में नाम रोशन करेंगे। हम बहुत खुशनसीब है कि हम ऐसे गांव में पैदा हुए जो ऐसा बड़ा गौरवपूर्ण गांव हो कि हम देश के जिस भी कोने में जाते हैं वहां पे किसी लाइन से भी जाए तो वहां पे सुनने को मिलता है कि आप जौहड़ी गांव के ऐसे ऐसे फला दादी है कि बड़ी ऊंचे लेवल के शूटर है। तो वाकई हमें जो दादी हमारे गांव से निकली हो, हमारे गांव की हो, तो हमें उनके बारे में जो बढ़ाइयां सुनने को मिलती है उससे हमको बहुत गर्व होता है, उससे हमको बहुत हिम्मत मिलती है और ज्यादा करने की। बहुत अच्छी बात कही आपने कि बहुत गर्व होता है, बड़ी हिम्मत मिलती है। आप भी युवा हैं, आप चाहे पढ़ रहे हो, चाहे किसी खेल से ताल्लुक रखते हो, लेकिन जब दादी के बारे में ऐसा सुनते हैं कि 80 वर्ष की आयु में, 75 वर्ष की आयु में आपके गांव की दादियां पूरे देश में, पूरे विश्व में विख्यात हो गई हैं, तो कहीं न कहीं ये जज्बा, ये जोश खुद में भी जागता है कि हम जो भी करेंगे पूरी लगन और निष्ठा के साथ करेंगे और अपने गांव का, अपने देश का नाम रोशन करेंगे। हम ऐसे गांव के लड़के हैं जहाँ पे जौहड़ी गांव शूटिंग की तरफ से मौजूद है, और हमारे गांव की जो हमारी प्रकाशो दादी है, चंद्रो दादी है, इनका जैसे कि बाहर नाम सुनते हैं हमको गर्व होता है। जहाँ पे भी जाते हैं इसकी शूटिंग की तरफ से हमको बाहर के लड़के भी आते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े मेडल मिलते हैं। चंद्रो दादी है, उनकी लड़की है सीमा तोमर, बाहर उन्होंने विदेश में भी बहुत से मेडल जीते हैं। सीमा तोमर ने भी ओलंपिक भी खेले हैं। जैसे कि हम भी अपने अंदर भी गर्व पैदा करना चाहते हैं कि हम भी आगे बढ़े, पर कोशिश करते हैं, मिलता है, मुकाम मिलता है। सर मेरी तरफ से दादियों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। जहाँ भी हम रहते हैं या जहाँ भी हम जाते हैं नाम सुनने को मिलता है इनका, और जो भी हम इनके बारे में पता चलता है कि 80 साल की उम्र में इन्होंने मेडल उठाया। आजकल के बच्चे भी ऐसे नहीं पकड़ सकते पिस्टन को जैसे भी उन्होंने पकड़ा। और मेरी तरफ से यही है कि आगे भी ये पूरा काम चलना चाहिए और हमारा जौहड़ी गांव हर क्षेत्र में आगे होना चाहिए, चाहे किसी भी क्लास में हो। और मैं खुद एक जॉब के थ्रू एक जॉब में सर्विस करता हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमारा गांव और भी आगे जाना चाहिए। देखा आपने किस तरह से युवाओं में जोश है, और मैं अपने कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा से कहूंगा कि वो दिखाएं आगे तस्वीरें। ये वो गांव है, और ये जो ठीक सामने आप देख रहे हैं वो राइफल एसोसिएशन जौहड़ी इंडोर शूटिंग रेंज है। यहीं पर ये दादियां डेली आती हैं और बच्चों को शूटिंग सिखाती हैं। इस गांव में ज्यादातर लोग किसान हैं, गन्ने की खेती यहाँ पर की जाती है, और इन करिश्माई दादियों को के आगे नतमस्तक होते हैं। वाकई में ये करिश्मा है कि जिस तरह से ये दादियां 80 वर्ष की आयु में, 75 वर्ष की आयु में युवाओं को प्रोत्साहित कर रही हैं, युवाओं में वो जोश और जज्बा पैदा कर रही हैं कि वो भी आगे बढ़ें, समाज के लिए कुछ करें और देश का नाम विश्व में रोशन करें। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, ईटीवी न्यूज, जौहड़ी गांव, बागपत। इस गांव में जो शूटिंग रेंज है उस
शूटिंग रेंज के संस्थापक डॉक्टर राजपाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। डॉक्टर राजपाल, ये शूटिंग रेंज कैसे खुला, ये शूटर दादियां वहां पे कैसे शूटिंग करने पहुंची, संक्षेप में दर्शकों को अपना अनुभव समझाएं। ये 99 में शुरू किया और ये दादियां, बड़ी दादी जो चंद्रो तोमर है, ये अपनी पोती को शूटिंग करने आई जी। हाँ, और उसको देखकर फिर उसकी दौरानी भी आई जी, प्रकाशो। फिर कैसे हुआ सब कुछ आगे? तो भाई इनके बाद में हमारे यहाँ मोटिवेशन मिला और करीब हमारे यहाँ 200-250 लड़कियां शूटिंग करती है अभी। कुल कितना वक्त हो गया इस शूटिंग रेंज को डॉक्टर राजपाल जी? कुल कितना समय हो गया इसको? इसको हो गए 15 साल। 15 साल। और अब तक कितने बच्चे आपके शूटिंग रेंज से सीख कर निकल चुके हैं? हमारे तो करीब होंगे 800, 700-800, इसमें 200-250 आर्मी में से लेकर 200 से ऊपर तो बच्चे आर्मी में जी। अभी भी ये दादियां वहां पर शूटिंग रेंज में जाती हैं और बच्चों को सिखाती हैं डॉक्टर राजपाल? ये चंद्रो तोमर तो रेगुलर जाती है जी, और प्रकाशो घर में बिजी रहती है तो कभी कभी जाती है। तो जब ये शुरुआत के दिनों में जाती थी उस वक्त गांव में क्या माहौल था, क्या बातचीत होती थी जब आपकी शूटिंग रेंज में ये लोग सिखाने जाती थी? उस समय गांव में निगेटिव था, कोई भी लेडीज को शूटिंग देख बड़ा आश्चर्यचकित रहता था जी। और लड़कियों के बारे में ये थिंकिंग थी कि लड़कियों को शूटिंग कराएंगे तो उनकी शादी नहीं होगी जी जी, और दादियों की मजाक उड़ाते थे। बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजपाल हमसे बातचीत करने के लिए। मजाक उड़ाया जाता था उस वक्त जब ये सब कुछ शुरू हुआ था। तो बेमिसाल दादियों से शूटिंग के गुर सीख रहे बच्चे दादी को आदर्श मानते हैं। ये बच्चे यही कहते हैं कि जब ये दादियां इतनी उम्र में करिश्मा कर सकती हैं तो वो भी शूटिंग के क्षेत्र में देश का नाम रोशन करेंगी। सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी बस नहीं इम्तिहान और भी हैं। चंद्रो तोमर और प्रकाशो तोमर की कहानी आप देख रहे हैं, ये मोटिवेटिंग स्टोरी आप देख रहे हैं। चंद्रो तोमर और प्रकाशो तोमर अब खुद तो नेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, लेकिन वो एक नई पौध तैयार कर रही हैं, इन बच्चों को ट्रेनिंग दे रही हैं राइफल शूटिंग की। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चों को यहां पर ट्रेन किया जा रहा है। राइफल एसोसिएशन क्लब है और यहीं पर शूटिंग सिखाई जाती है। दादी हैं प्रकाशो तोमर जी, देखिए किस तरह से इन बच्चों को समझा रही हैं और शूटिंग के गुर सिखा रही हैं। दादी चाहती हैं कि ये बच्चे आगे चल करके देश का नाम रोशन करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का तिरंगा विदेशी धरती पर शान से लहराएं। हमारे साथ कुछ लड़कियां हैं जो यंग शूटर्स हैं, उनसे हम बात करेंगे। बेटा ये बताइए कि आपको कितनी खुशी मिलती है, क्या बनना चाहती हैं बड़े होकर आप? सर मैं एक ओलंपिक चैंपियन बनना चाहती हूँ। और ओलंपिक चैंपियन बनना चाहती हैं। दादी आपको सिखाती है तो कैसा लगता है? क्योंकि दादी ने जिस तरह से एक मिसाल पेश की है देश के सामने और पूरे विश्व में आजकल दादी जानी जाती हैं, वो आपको सिखाती है तो कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है? सर बहुत अच्छा लगता है। ये खुद एक जानी मानी हस्ती कहेंगे और हमारे बीच है, हमें बहुत अच्छे से सिखाती हैं। एज अ गार्जियन, एज अ टीचर बहुत अच्छे से ट्रीट करती है हम सबको। हाँ जी। जैसे आप लोग ईंट से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अगर आप लोगों को और संसाधन मिले, इक्विपमेंट्स नए नए आए, आधुनिक यंत्र आपको मिले तो और अच्छा आप लोग कर सकते हैं? बिल्कुल करते सकते हैं सर, बिल्कुल अच्छा। ईंट से भी अच्छा होता है सर, उनसे भी कर सकते हैं। लक्ष्य को भेदने की चाह है इन सभी खिलाड़ियों में। लक्ष्य सिर्फ यहाँ पर राइफल शूटिंग का ही नहीं, लक्ष्य ओलंपिक्स का लेकर चल रहे हैं यहाँ के खिलाड़ी और मिशन ओलंपिक्स को देखते हुए, मिशन ओलंपिक्स को लेकर के खिलाड़ी कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते हैं। ये ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, कंसंट्रेशन के साथ, ध्यान के साथ अपने लक्ष्य को भेद रहे हैं और इस उम्मीद के साथ, इस कोशिश के साथ कि एक न एक दिन वो जरूर नेशनल चैंपियन बनेंगे, इंटरनेशनल चैंपियन बनेंगे। बेटा क्या कहोगे आप? बहुत अच्छा लगता है, आगे चलकर आर्मी के एक शूटर बनना चाहते हैं। आप अपनी आंख में क्या लगाए हुए हैं? सिर्फ ध्यान केंद्रित करने के लिए, फोकस कर सके? हाँ जी, ध्यान केंद्रित वो करने के लिए फोकस कर रहे हैं। अच्छा, जब दादी आपको सिखाती हैं और प्रेरणा देती हैं कि ऐसे करो और इस तरह से निशाना साधो, और तो वो कैसा लगता है? दादी के बारे में आप क्या जानते हैं? दादी बहुत अच्छा सिखाती है। दादी हमारी एक अच्छी कोच है। कितनी खुशी होती है दादी जब आपको सिखाती हैं और बताती हैं, छोटे छोटे टिप्स देती हैं, तो क्या कहेंगी दादी के बारे में? दादी की इस काबिलियत के बारे में कि उन्होंने 65 वर्ष की उम्र में, 70 वर्ष की उम्र में चंद्रो जी ने जिस तरह से एक नई मिसाल पेश की, वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। तो ये 65 उम्र से कर सकती है तो हम क्या नहीं कर सकते, इसलिए हम भी बहुत अच्छा करके दिखाएंगे आगे लिए। आर्मी में के लिए ट्रेन कर रहे हैं।
यहाँ तो मैं देख रहा हूँ लाइन लगी है, सबकी तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई, कोई आर्मी में है, कोई पुलिस में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, और सब नया मुकाम, नया लक्ष्य उन्होंने भेदा है और इसी के सहारे यहीं से सीखे हुए बच्चे हैं। खासतौर पर जोड़ी गांव के। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जोड़ी से हैं। जोड़ी में तो हर घर में यहाँ पर कोई न कोई शूटिंग सीखने आता होगा, हर घर से कोई न कोई सीखने आता होगा। हाँ जी। ये जोहड़ी गांव बागपत का, ये अगर इसे हम शूटिंग का गांव कहें, राइफल शूटिंग का गांव कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इन सब के दिल में यही चाह है, यही इच्छा है और यही आत्मविश्वास भी है। कॉन्फिडेंस के साथ ये लोग यहाँ पर निशाना साधते हैं और हमें उम्मीद है कि यहाँ से नित नए शूटर्स निकलते रहेंगे और विश्व पटल पर भारत का तिरंगा शान से लहराते रहेंगे। निश्चित तौर पर ऐसी तस्वीरें बेहद दुर्लभ हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, ईटीवी न्यूज, जोहड़ गांव, बागपत। बरसों पहले इन शूटर दादियों ने जो अलख जगाई है, उम्मीद करते हैं कि वो उस देश में रोशन रहेगी। नमस्कार। My grandma, she's cool and she tells me I'm her favorite. She does yoga and tai chi. She makes the best brownies. My grandma, my grandma. तरक्की के लिए जरूरी है कि विकास सिर्फ एक या चुनिंदा क्षेत्रों तक सीमित न रह जाए, बल्कि सभी क्षेत्रों में नजर आए। आज के दौर में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के साथ अन्य क्षेत्रों का भी विकास समान रूप से जरूरी है। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इसी वजह से उत्तराखंड के समग्र विकास की रूपरेखा तैयार की है और वो आम जनता का जीवन बेहतर बनाने के साथ उनकी सुविधाओं में भी इजाफा करने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में प्रदेश की हरीश रावत सरकार ने प्रदेश में भूमि संबंधित मामलों में पारदर्शिता के लिए रेंज स्तर पर SIT का गठन किया, जिसके बाद से ही प्रदेश में भूमि संबंधित मामलों में कई बड़ी कार्रवाई हुई। इन मामलों में 400 से ज्यादा शिकायतें हुई। वहीं 60 से ज्यादा मामले IPC के तहत दर्ज किए गए। वहीं भूमाफियाओं में SIT की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। प्रदेश में बड़े पैमाने पर भूमि संबंधित मामलों में सरकार को अक्सर शिकायतें मिलती थीं, जिन पर सिविल प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करने में लंबा समय बीत जाता था, जिससे भूमाफियाओं पर कार्रवाई नहीं हो पाती थी। जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश में रेंज स्तर पर SIT का गठन किया, जिससे भूमि संबंधित मामलों में ठोस कार्रवाई करने की पावर दी गई है। वहीं सरकार की इस पहल से आम आदमी को भूमि संबंधित मामलों में अपनी बात रखने की आजादी मिलेगी। वर्तमान में SIT की टीम ने करीब 80 मामलों में FIR दर्ज की है, जिनमें FIR की कार्रवाई भी की गई है। साल एक नई पहल ये हुई कि एक SIT जो कि लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स में शासन के द्वारा खोला गया था रेंज स्तर पे। इसमें एक गढ़वाल के लिए, एक कुमाऊं के लिए। गढ़वाल का क्योंकि मेरे द्वारा देखा जा रहा है, इसमें मात्र 4 सब इंस्पेक्टर है, 1 इंस्पेक्टर है, लेकिन इसको पूरी ट्रेनिंग दे रखी है। इसमें केंद्रीय जो जैसे CBI के एक्सपर्ट्स के द्वारा भी ट्रेनिंग दे रखी है, रेवेन्यू के और प्रोसिक्यूशन के, हमारे जितने भी बाकी ब्रांचेज है जो कि लैंड से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डील करते हैं, उन सब के द्वारा ट्रेनिंग देने के बाद देन इस टीम का इंटरव्यू हुआ, रिटर्न टेस्ट हुआ, फिर इसको सेलेक्ट किया गया और उसके बाद जो इनकी क्षमता है उसमें काफी सुधार भी रहा है। इनफैक्ट जो लैंड रिलेटेड कॉम्प्लिकेटेड केसेस को समझने के लिए अब ये लोग पूरी तरह से सक्षम हो चुके हैं। यही रीजन रहा कि हमारे पास शुरुआत में बहुत कम एप्लीकेशंस थे, लेकिन आज की तारीख में हमारे पास लगभग 450 से ज्यादा एप्लीकेशंस आई है, जिसमें हमने 80 से ज्यादा ऐसे मामले जो कि पुराने थे और उसमें वास्तव में धोखाधड़ी हुई थी, भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध बनता था, उसमें केस रजिस्टर्ड किया है। और कई ऐसे माफिया कह सकते हैं आप जो लैंड रिलेटेड मैटर्स में धोखेबाजी करते थे, उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ हिस्ट्री शीट की कार्रवाई की है। SIT की टीम ने जनता में जमीनी तौर पर जागरूकता लाने के लिए कैंप भी आयोजित किए हैं, जिसके द्वारा लोग जमीनी मामलों में धोखाधड़ी और क्रिमिनल मामलों की जानकारी पा सकेंगे। IG SIT ने बताया कि मामलों की जांच में 2 लोग दोषी पाए गए हैं। उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई के तहत गैंगस्टर और हिस्ट्री शीटर की कार्रवाई भी की जा रही है, जिससे भविष्य में इन आरोपियों के खिलाफ संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई भी की जा सके। SIT के द्वारा पुराने मामलों के साथ साथ नए मामले में भी कार्रवाई की गई है, जिससे भूमाफियाओं में कानून का डर हो। वहीं SIT टीम को उच्च स्तर की ट्रेनिंग के लिए कई संस्थानों में भी भेजा जाता है। उनका इवन गैंगस्टर एक्ट के तहत भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, ताकि जो गलत तरीके से भूमि या प्रॉपर्टी या फिर इन्होंने
किसी भी तरह से चल अचल संपत्ति अर्जित की है उसको भी सीज करने की कार्रवाई की जा सके। हिस्ट्री सीट के रूप में अब लगातार इनकी निगरानी की जा रही है। गिरफ्तारी भी लगभग 80 के आसपास हो चुकी है और इसमें अभी हमने एक दिन का कैंप हरिद्वार में चलाया था और शुरुआत में हमें लगा कि इसमें कम प्रतिक्रिया रहेगी, लेकिन लगभग 60 के आसपास एप्लीकेशन पहले दिन ही आई और उस एप्लीकेशन में कई ऐसे संगीन अपराध भी बन रहे हैं जिसपे कि हमारे द्वारा 3 पे एफआईआर करने के आदेश दिए हैं और बाकियों में अभी जांच की जा रही है। कुल मिला के जो जमीन संबंधित जो हमारे मैटर्स थे, जिसमें देहरादून में क्योंकि काफी सारे ऐसे बाहर जैसे आर्मी में है या आईटीबीपी में है या फोर्स के ही लोग जो अपना घर बनाने के लिए जमीन लेते हैं और वो फर्जीवाड़े के शिकायत होते ही है, शिकार हो जाते हैं, तो उन पे हम लोगों ने इस पे कार्रवाई की है। राज्य सरकार द्वारा जमीन विवाद मामले में एसआईटी का गठन पारदर्शी सिस्टम के लिए बेहद सराहनीय कदम है, क्योंकि अक्सर भू माफियाओं के खिलाफ आम आदमी आवाज नहीं उठा पाता है। लेकिन राज्य सरकार द्वारा एसआईटी के गठन से प्रदेश की जनता को अधिक लाभ मिला है, जिससे अब आम आदमी जमीन संबंधित मामलों में एसआईटी से शिकायत करके त्वरित राहत पा सकता है। वहीं प्रदेशवासी भी सरकार की इस पहल की काफी सराहना कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं शबाब। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो हमें यादव सिंह से जुड़ी हुई मिल रही है। घोटालेबाज यादव सिंह पर सीबीआई का शिकंजा कसा है। यादव सिंह से सीबीआई ने पूछताछ की है, कड़ी पूछताछ हुई है यादव सिंह से। आपको बता दें कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में उन पर शिकंजा जो है वो कसता जा रहा है और बताया यह जा रहा है कि पूछताछ के बाद यादव सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नोएडा अथॉरिटी के वरिष्ठ अभियंता यादव सिंह से पूछताछ चल रही है। सीबीआई मुख्यालय में यादव सिंह से ये पूछताछ चल रही है। कई पुराने मामलों के संबंध में पूछताछ चल रही है और बताया यह भी जा रहा है कि सीबीआई को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। कई घंटों से पूछताछ यादव सिंह से चल रही है। सीबीआई हेडक्वार्टर में ये पूछताछ हो रही है। तो बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। अक्षय राय हमारे साथ, हमारे सहयोगी दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अक्षय, क्या जानकारी अभी क्या पता चल पा रहा है सीबीआई हेडक्वार्टर से? देखिए शबाब, बड़ी खबर है। नोएडा अथॉरिटी के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है, ऐसी खबरें आ रही है। कई घंटे लगातार उनसे पूछताछ चली है और पूछताछ में कई संतोषजनक जवाब यादव सिंह नहीं दे पाए हैं, जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी की गई है। इससे पहले भी सीबीआई हेडक्वार्टर वो कई बार पहुंचे थे, उनसे पूछताछ की गई थी, लेकिन आज पूछताछ में जो खुलासा हुआ है, जो सीबीआई को संदेह था, उस पर जब सवाल दागे गए तो यादव नजर आए और वो जवाब नहीं दे पाए, जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी की खबर आ रही है। गिरफ्तार कर लिया गया सीबीआई द्वारा। सीबीआई हेडक्वार्टर में लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। खबर ये भी आ रही है कि कई जो बड़े अधिकारी रहे हैं, आईएएस अधिकारी, उनसे भी पूछताछ की जा सकती है और कल ये पूछताछ की जाएगी, ऐसी खबरें आ रही है। जो भी संबंधित अधिकारी है, निश्चित रूप से यादव सिंह ने कुछ नाम लिए हैं जिनसे ये पूछताछ की जानी है। सीबीआई पूरी नजर रखे हुए मामले को लेकर और एक एक बिंदु को बना करके कई अधिकारी सीबीआई के लगातार यादव सिंह से पूछताछ कर रहे हैं। माना जा रहा है कि कई ऐसे दस्तावेज उनके हाथ लगे हैं जो काफी सुराग महत्वपूर्ण उनके हाथ लगा है, जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। और उसके बाद जिस तरह से आईएएस अधिकारियों से पूछताछ की जानी है, बड़े खुलासे की उम्मीद की जा रही है। और निश्चित रूप से जिस तरह से आय के मामले में उनके खिलाफ तमाम पूछताछ चल रही थी, तमाम और घोटाले जो थे उनसे पूछताछ चल रही थी और लगातार पूछताछ के बाद यादव सिंह से अभी भी लगातार पूछताछ जारी है। और गिरफ्तार करने के बाद सीबीआई, ये माना जा रहा है कि सीबीआई हेडक्वार्टर से जल्दी ही उनको कहीं और शिफ्ट कर सकती है। और कल निश्चित रूप से जो बड़े आईएएस अधिकारी हैं जिनका नाम यादव सिंह ने लिया है, उनसे पूछताछ करने सीबीआई तैयारी कर रही है। शबाब, बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। अक्षय, तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं यादव सिंह से जुड़ी हुई। यादव सिंह से सीबीआई ने पूछताछ की है और बताया यह जा रहा है कि इस पूछताछ में कई बड़े नाम सामने आ रहे हैं। अब यादव सिंह से जुड़े हुए तमाम और
पहलुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है। सीबीआई ने पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। जैसा कि हमारे सहयोगी अक्षय बता रहे थे कि उन्हें सीबीआई हेडक्वार्टर से कहीं और शिफ्ट किया जा सकता है। यादव सिंह ये वो नाम है जिसे उत्तर प्रदेश की सरकारी मशीनरी में बहुत बड़े